नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की डेमोक्रेसी में, देश की शासन व्यवस्था में सरकारों के द्वारा किए जाने वाले लोक लुभावन घोषणाओं और लोक लुभावन कदमों को लेकर। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में कई सारी कमियां हैं जिसे हम गाहे बगाहे अरसों से और बरसों से जिक्र करते रहे हैं। यानी कि कभी धन सत्ता का, कभी बाहुबल का, कभी पहचान की राजनीति का, जो आज भी बदस्तूर कायम है। और हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम तमाम तरीके के पहचान के कारकों से प्रभावित होते हैं। हमारी वोट बैंक बनती है और सारे राजनीतिक दल उसमें एक तरह से पूरी तरह से लीन होते हैं। और इन तीनों के अलावा चौथे और पांचवें कदम यह है कि हम उकसाऊं, भड़काऊं, चटकाऊं राजनेताओं के द्वारा भाषण दिए जाते हैं, दंगे का माहौल किया जाता है, वर्ग मित्र और वर्ग शत्रु बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं समाज के तमाम वर्गों को तोड़ करके एक दूसरे का हितैषी और एक दूसरे का विरोधी बनाकर तमाम राजनीतिक दल इस लोकतंत्र के चुनावी अखाड़े में उतरते हैं और समाज के किसी सेक्शन के खिलाफ और समाज के किसी सेक्शन के समर्थन में अपने अपने वोट बैंक बनाते हैं। और जाहिर तौर पर वह जो वोट बैंक बनता है वह प्राथमिक तौर पे जातियों के आधार पर बनता है, समुदाय के आधार पर बनता है, प्रांत और भाषा के आधार पर बनता है। और उससे पहले हमने मनी और मसल एलिमेंट का एक लंबा दौर देखा है। लेकिन दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है, इन चारों के अलावा सरकारों के द्वारा और राजनीतिक दल के द्वारा लोक लुभावनवाद को लेकर के है, पॉपुलिस्ट राजनीति को लेकर के है, या जिसे आप पॉपुलिज्म की भी राजनीति कह सकते हैं। यानी कि सरकारें कैसे अपना खजाना खोलकर कभी कर्जे की माफी करती है, कभी बिजली के बिल की माफी करती है, कभी सारे पुराने बकायों को एक तरह से माफ कर देती है, कभी तमाम तरह के करों में छूट दे देती है, कभी कई तरीके की फ्री चीजें बांटी जाती हैं। और इस लोक लुभावन राजनीति का एक लंबा इतिहास है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में हमारी सरकारें न केवल एक तरह से बहुसंख्यक लोगों के हित में, बहुसंख्यक लोगों के हित में और बहुसंख्यक लोगों के मत के अनुसार चला करती हैं, लेकिन उसमें कई बार सरकारें वो चीज लागू करती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को लालच में लेकर के आती है, लोगों को कहीं ना कहीं फ्री का एक तरह से वो दिखा करके उन्हें जो है बिल्कुल औने पौने दाम में चीजों को दिया जाता है। और इस तरीके के कारनामे न केवल केंद्र सरकार के द्वारा बल्कि देश के तमाम राज्य सरकारों के द्वारा विगत में भी किए गए, आज भी किए गए और आगे भी किए जाएंगे। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी राजनीतिक दल और उन राजनीतिक दलों की बनने वाली सरकार अगर किसी भी फ्री देने की या माफी करने की अगर कोई घोषणा करती है तो वह कोई अपने जेब से नहीं देती है। हम सब जानते हैं कि समाज के जो उपेक्षित और वंचित वर्ग हैं उनका सरकार के खजाने पर पहला हक बनता है। जब हमारे यहाँ आपदा काल, विपदा काल जब आती है तो उनको राहत देने का किसी भी सरकार के लिए पहला हक बनता है। लेकिन सामान्य तौर पे चुनाव जीतने के लिए लोगों को इस बात को लेकर के ललचाया जाए, लुभाया जाए कि आपके सारे बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे, आपके सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, आपको फ्री का अनाज दिया जाएगा, मुफ्त की गाय दी जाएगी, फ्री में लैपटॉप और मोबाइल बांटे जाएंगे और न जाने कितनी चीजें। तमिलनाडु में कभी औरतों के लिए जो है गहने फ्री में देने की बात उठती थी, कभी ट्रांजिस्टर देने की बात उठी, तो कभी अलग अलग तरीके की घोषणाओं का एक लंबा इतिहास हमारे भारतीय लोकतंत्र में देखा गया। लेकिन क्या ये पॉपुलिज्म की राजनीति किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था में उत्पादकतावाद को प्रोत्साहित करती हैं, किसी भी तरीके से देश की इकोनॉमी को सकारात्मक रूप से संबल देने का काम करती हैं, किसी भी तरीके से यह देश के करों के द्वारा प्राप्त किए गए संसाधनों का न्यायोचित उपयोग और कहीं ना कहीं प्राथमिकता जनित उपयोग करने की जो नीति होती है, जो एक तरह से उसकी जो एक आइडियोलॉजी होती है,
क्या उसके ये समर्थन में काम करती हैं? कुल मिलाकर के हमारी ये लोकतंत्र की प्रतियोगी राजनीति इस बिंदु तक चली गई है, इस सीमा तक पहुंच गई है कि सरकारों को इस बात का गुरेज नहीं होता कि वो जो कदम और घोषणाएं करने जा रही हैं, सरकार के खजाने को कितनी बड़ी चपत लगने वाली है। और हमने देखा है कि जिस भी पार्टी की निजाम या सरकार मुफ्तखोरी बढ़ा करके जनता को लालच में ला करके, चूंकि जनता को पता नहीं होता कि सरकार के संसाधनों का कैसे बेहतर उपयोग और कैसे बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है, इसे तो केवल विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि हम किन किन क्षेत्रों पर करारोपण करें और किन किन क्षेत्रों में उन करारोपण से प्राप्त आय का हम निवेश करें। यहाँ तो सरकारें ऐसी हैं जो जनता की सरकार होने का दावा करती हैं, लेकिन जनता के करों के पैसे से अपनी सरकार और अपने नेतागिरी का ज़्यादा से ज़्यादा इश्तहार निकालने में उसे व्यय करती हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम मनी, मसल और आइडेंटिटी एलिमेंट को चुनाव आयोग के तमाम सुझावों के जरिए, उपायों के जरिए और जनप्रतिनिधित्व कानून के जरिए उसे हम नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं और उसे एक सीमा में बांधने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के दीर्घकालीन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें लोक लुभावनवाद पर भी नकेल कसने का समय आ गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब देश में राजनीति में तमाम तरह के व्याभिचार दल बदल के जरिए बढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी साइज के सरकारों के गठन के जरिए बढ़ रहे थे, तब हमने डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट का एक्ट लाया, जिसके तहत विधायकों के केवल 15% ही सरकार में मंत्री बन सकते हैं। दल बदल कानून पर रोक लगाया गया, चुनाव में खर्च करने की सीमा तय की गई, बाहुबल को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए गए और सजा याफ्ता कैदियों को चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए वंचित किया गया। तो ऐसे में जो ये लोक लुभावन की ये जो नई परिपाटी चल पड़ी है, और मेरा इशारा विगत में किए सरकारों द्वारा किए गए उस कर्ज माफी को लेकर के है, बिजली बिल माफी को लेकर के है। चूंकि हम कहना चाहेंगे कि कोई भी बैंक अगर किसी को भी लोन देता है तो वह कोई ऊपर से भगवान के द्वारा भेजा गया पैसा नहीं होता है, वह जमाकर्ताओं का जमा किया गया धन होता है, जिसे कर्ज में देकर और उन दोनों के बीच के मार्जिन से बैंक का व्यवसाय चलता है। लेकिन जब हम कर्ज माफी करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उसकी प्रोविजनिंग करती है, अपने अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के जरिए उस कर्ज के पैसे का बैंकों को एक तरह से उसका भुगतान करती है। तो कहीं ना कहीं जनता के करों के ही पैसे का हम दूसरे जगह स्थानांतरण करके उसका दुरुपयोग कर रहे होते हैं। यानी जनता के एक पैकेट से पैसा निकालकर उसे दूसरे पैकेट में डालने की कवायद कहीं भी किसी भी दृष्टि से लोकतंत्र के लिए सक्षम और योग्य सरकारों का पैरामीटर नहीं बनता। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा इससे नुकसान पहुंचता है। बिजली बिल माफी के जरिए कितने राज्य बिजली बोर्ड दिवालिया हो गए। हमने यह भी देखा कि किस तरीके से फ्री में सामान दे करके कैसे सब्सिडी का बंडरबांट होता है। हमने खाद्य सब्सिडी में देखा है, जिसको लेकर के यह मांग पुरजोर हो रही है कि क्यों नहीं उपभोक्ताओं को हम राशन भत्ता दें, बजाय कि सरकार अनाज खरीदे, 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी वहन करे और उसे चूहे के खाने की एवज में, कभी बर्बादी की एवज में, कभी सड़ने की एवज में, कभी ट्रांसपोर्टेशन के एवज में, कभी भंडारण अपर्याप्त होने के एवज में उस नुकसान को एक तरह से हम दिखाएं और जनता के करों के पैसे का हम एक तरह से चूना लगाएं। तो सरकार का गवर्नेंस का और कहीं ना कहीं शासन की एक ये पैरामीटर बननी चाहिए कि कौन सी सरकार कितने एफिशिएंट तरीके से बिना लीकेज के आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का काम करती है। उस तरीके की पॉलिसी, उस तरीके की नीति, उस तरीके के कानून और उस तरीके के प्रावधान बनाने को लेकर के बाजाबता हमारे यहाँ एक रिसर्च सेल होना चाहिए। उसको लेकर के तमाम विशेषज्ञों की समिति बनाई जानी चाहिए और कानूनी तौर से वैधानिक तरीके से चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दलों को उन घोषणाओं को एक तरह से करने से रोके जो सरकार के खजाने की कीमत पर जनता को कहीं ज़्यादा फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, जब लोक लुभावन राजनीति की बात चली है तो हमारा सबसे प्रमुख रूप से ध्यान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार
आप पार्टी के कारनामों पर जाता है। वह आप पार्टी जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अक्षम सरकार के खिलाफ आंदोलन से उपजी सरकार थी और उस सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर गवर्नेंस के तमाम विजन आने चाहिए थे। तमाम नए नए तरीकों से एक तरह से इस सरकार को लवरेज होना चाहिए था, लेकिन यह सरकार उसी परंपरागत राजनीति के नए नए आयाम ढूंढ करके लाई। वो हटकंडे इस सरकार और इस पार्टी के द्वारा अपनाए गए जो हटकंडे विगत की सरकारें भी नहीं कर पा रही थी। और हमने देखा कि लोकप्रियतावाद और लोक लुभावनवाद और फ्रीबीज मुफ्तखोरीवाद को बढ़ाने में आप पार्टी ने सारे पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहले फ्री बिजली, फ्री पानी दिया गया और उसके बाद जिस तरीके से पिछले चुनाव के ऐन वक्त पहले इस सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तमाम बसों और उसके अलावा निजी क्षेत्र के द्वारा चालित क्लस्टर बसों में सभी महिलाओं को और सभी श्रेणी के बसों में मुफ्त यात्रा करने की इजाजत दी गई। तब ये माना गया कि चुनावों के पहले सभी सरकारें कहीं ना कहीं तमाम फ्रीबीज की घोषणा करती हैं और उसी के तहत आप पार्टी की सरकार ने महिलाओं को, आधी आबादी को मुफ्त बस यात्रा करने की छूट दी है। अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो ये करीब 800 करोड़ की सब्सिडी बनती है। वह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिसकी कचूमर निकल चुकी है, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के तुलना में इसकी किरायों में पिछले 5 साल में 7 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पुराने किराया दरों पर चल रही डीटीसी बसों में अगर आधे यात्री को अगर फ्री दे दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कमर्शियल वेंचर की, एक कमर्शियल इंटरप्राइज की क्या हाल होगी। आप पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं जनता के द्वारा और जीएसटी से इकट्ठा किए गए करों को, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, अस्पताल और गरीब वर्गों के तमाम इंपावरमेंट के क्षेत्र में वो पैसे लगा सकती थी, लेकिन उस पैसे को सब्सिडी के जरिए एक कमर्शियल वेंचर को क्रॉस सब्सिडाइज करने का काम किया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली मिडिल क्लास के लोगों का शहर है, जहां पर कि इतनी गरीब महिलाएं और इतने गरीब लोग नहीं होते जो अपने किराए को अफोर्ड न कर सकें। 5, 10, 15, 20, 25 के ये किरायों का जो स्लैब है वो दिल्ली वासी आराम से भुगत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता तो चाहेगी कि हमें फ्री मिले। ये सरकारों को तय करना है कि कौन सी चीज़ें फ्री होंगी, कौन सी चीज़ें रियायती दर पर होंगी और कौन सी चीज़ें जो है वो बिना सब्सिडी के मुनाफा के साथ ली जाएंगी। इसको लेकर के एक ब्रॉड नेशनल पॉलिसी की दरकार है, अन्यथा इस लोकतांत्रिक प्रतियोगी राजनीति में लोक लुभावनवाद एक ऐसे अंजाम पर चला जाएगा जहां अर्थव्यवस्था का चलना मुश्किल हो जाएगा और फ्री देने की होड़ लग जाएगी। हम कहना चाहेंगे कि मुफ्त बिजली और पानी के जरिए भी आप पार्टी की केजरीवाल सरकार करीब 1500 करोड़ की सब्सिडी बियर कर रही है। हम कहना चाहेंगे कि पिछले 7 सालों में दिल्ली के बुनियादी सुविधाओं का जितना विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ है, लेकिन उतनी गति से नहीं हुआ है जिस गति से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यह दरकार थी। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैनेजमेंट के एवज में एडमिनिस्ट्रेशन को उसी तरीके से, उसी नीति और निजाम के दायरे के तहत ला दिया गया है, उस पॉलिसी रिजीम के तहत ला दिया गया है जहां एक फ्रीबीज देना, मुफ्त देना एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है। यही वजह है कि हम आप पार्टी के नेताओं को जब दूसरे राज्यों में कैंपेन करते देखते हैं, जब वो अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के लिए तमाम जगह लोगों से रूबरू होते हैं, तो वो केवल इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आपको फ्री में यहाँ भी बिजली देंगे, फ्री में यह देंगे। क्या ये लोगों को मालूम नहीं है कि जो फ्री में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के उत्पादन की लागत होती है, हर चीज का एक कॉस्ट होता है। आप राहत जरूर दे सकते हैं, आप प्रोत्साहन जरूर दे सकते हैं, आप कर रियायतें जरूर दे सकते हैं, आप वल्नरेबल सेक्शन को टॉप प्रायोरिटी जरूर दे सकते हैं, लेकिन लोक लुभावनवाद के जरिए आप राजनीतिक हितों को साधने का काम करते हैं तो वह कहीं से भी अच्छी नीति नहीं है। हम आदिवासी इलाकों में, गरीब इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, निर्धन इलाकों में जहां पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तमाम तरीके के प्रोत्साहन पैकेज दे सकते हैं, तमाम तरह के एम्पावरमेंट की चीजें कर सकते हैं। यह एक छोटे से कार्यक्रम में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
पोषाहार हो या और तमाम तरीके की सामाजिक सशक्तिकरण की योजनाएं हो, सरकारें प्रायोरिटी से, प्राथमिकता से उस पर ज़्यादा अपने रिसोर्सेज का स्थानांतरण कर सकती हैं। जैसे आपदा काल में और राहत काल में हम फ्री अनाज बांटते हैं, फ्री दवाएं देते हैं, तो वो हर तरीके से सराहनीय कदम होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी कॉमर्शियल वेंचर को, चाहे वो डीटीसी हो, चाहे वो दिल्ली का बिजली बोर्ड हो या दिल्ली का वाटर बोर्ड हो, अगर उसे हम एफिशिएंट बनाते हैं, उसे ज़्यादा कार्यदक्ष बनाते हैं, वहाँ के तमाम भ्रष्टाचारों को दूर करते हैं, वहाँ के लीकेजेस को दूर करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉय उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और उसके बाद जो भी उससे बचत होती है वो हम उपभोक्ताओं की ओर यदि स्थानांतरित करते हैं तो वह एक शानदार गवर्नेंस का एक तरह से मिसाल कहा जाएगा। लेकिन सरकार के खजाने को एक तरफ से मोड़ करके दूसरे तरफ मोड़कर उसे फ्री में देकर और जनता को लालच का एक तरह से लालच देकर और उन्हें मुफ्तखोरी की आदत डलवाकर हम अर्थव्यवस्था में एक तरह से अनुत्पादक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देते हैं। कहीं से भी एक सकारात्मक कदम नहीं है, ये एक इन्फ्लेशनरी कदम भी है। और हमने विगत में भी देखा है कि लोक लुभावनवाद ने डेमोक्रेसी की इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हमारी अर्थव्यवस्था का कैसे कबाड़ा किया। किस तरीके से देखा कि हमने मनरेगा योजना या और इस तरीके की पॉपुलिस्ट योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। मुद्रास्फीति की दर 22% तक चली गई, लोगों की रियल इनकम में गिरावट आई। तो ऐसे में अगर दिल्ली जैसे जगह पे जो देश की राजधानी है, अगर वह मुफ्त की यात्राएं दी जाए उन क्षेत्रों को जिन्हें उसकी दरकार नहीं है, ये कहीं से भी अच्छा कदम नहीं है। यदि हम डीटीसी की बात करें और आप पार्टी के गवर्नेंस की विजन की बात करें तो डीटीसी में वैसे भी बिना टिकट किराया पे चलने वाले यात्रियों की भरमार होती है, क्योंकि यहाँ के बसों में एक ऐसा रिवाज बना है कि कंडक्टर अपनी ही सीट पर बैठा होता है, लोग उसके पास जाकर के टिकट लेते हैं। जबकि मुंबई के बेस्ट बसेस में कंडक्टर हर यात्री के पास टिकट ही नहीं देता, बल्कि हर यात्री वहाँ बेटिकट भी नहीं चलता, वहाँ दोनों स्थिति है। लेकिन दिल्ली में बेटिकट यात्री भी होते हैं और कंडक्टर हर पैसेंजर के पास टिकट देने नहीं जाता। भीड़ में जो इन्होंने एक मार्शल का एम्प्लॉयमेंट दिया है वह भी हर तरीके से सरासर गलत कदम है। दिल्ली की सरकार उस पर करीब करोड़ों रुपए का राजस्व वहन कर रही है, सिर्फ इस बिना पर कि कुछ बसों में औरतों के साथ छेड़खानी कर दी गई। औरतों के साथ छेड़खानी बसों में कोई बिल्कुल सामान्य और हर जगह घटने वाली घटना नहीं है। और अकेला एक मार्शल, अगर कोई गुंडे की फौज अगर किसी बस में आ जाए तो उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जो बाकी यात्री हैं वही इस मामले में ज़्यादा बचाव कर सकते हैं। लेकिन औरतों की सुरक्षा का हवाला देकर औरतों को फ्री में बस यात्रा करा करके ये आप पार्टी की सरकार जो करोड़ों का एक तरह से सब्सिडी वेयर कर रही है, वो कहीं ना कहीं जनता के ही करों से लिया गया पैसा है। और साथ साथ वो डीटीसी और क्लस्टर बसों में एक ऐसा कल्चर पैदा कर रही है जिसके वजह से वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, कभी भी वो लाभदायक उपक्रम नहीं बन सकते, कभी भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो सकते। और एक वक्त आएगा कि जब निजी क्षेत्र को घुटने टेक करके यह सरकार ये सार्वजनिक परिवहन सेवा को एक तरह से सुपुर्द कर देगी और औने पौने दाम में फिर से जो है पब्लिक फेयर लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप पार्टी की सरकार को अविलंब महिलाओं को फ्री यात्रा देने का कदम वापस लेना चाहिए। भले उन्हें तात्कालिक रूप से राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उन्हें ये इस बात को लोगों को बताना चाहिए कि आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आप किराया दे सकते हैं, हमें डीटीसी बस को भी जिंदा रखना है। और जो उन्होंने मार्शल की नियुक्ति की है सिविल डिफेंस के नाम पर, उसे वो सेकंड कंडक्टर बनाएं, रेवेन्यू बढ़ाएं और उस रेवेन्यू के जरिए और बेहतर परिवहन सेवा का विस्तार करें। और दिल्ली के सारी आबादी को अलग अलग तरीके से, चाहे वो जमुना की सफाई हो, शुद्ध हवा हो, बेहतर आबो हवा हो या बेहतर सुरक्षा का माहौल हो, उसे वो देने का काम करें। और गवर्नेंस के रूप में कहीं ना कहीं एक नया विजन दें जिससे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर चले, उत्पादकता का ह्रास ना हो और लोगों में मुफ्तखोरी की आदत ना हो। अगर इस तरीके की मुफ्तखोरी की आदत रही तो हम वैसे निजाम में चले जाएंगे जहां लोगों को लगेगा कि हर चीज बैठे मिल रहा है, तो करने की क्या जरूरत है। आखिर सरकार उन व्यक्तियों से चलती है, नागरिकों से चलती है, नागरिकों के करों के द्वारा दिए गए पैसे से चलती है। अगर उस पैसे का दुरुपयोग सरकारें अपने विज्ञापन में, अपने इश्तेहार में और अपने झूठे प्रचार में खर्च करेंगी और मुफ्तखोरी की आदत डालेंगी,
तो राजनीतिक हितों की कीमत पर अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा अहित होगा, प्रशासन का कितना बड़ा अहित होगा, और कुल मिलाकर के एक ऐसा पब्लिक कल्चर और एक ऐसा पब्लिक निजाम पैदा होगा कि जहां पर उत्पादकता के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां पर लीकेज प्रूफ सिस्टम के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई जगह नहीं होगी। राजनीतिक लोक लुभावन की कीमत पर जनता कब तक लालची बनेगी? फिर तो वही दौर आ जाएगा कि हम समाज को और लोगों को जो है मुफ्त में जीने की आदत डाल रहे हैं। जिस तरीके से समाज में हम भ्रष्टाचार की कोक फैलाते हैं, लोगों को नशे का आदती बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम मुफ्त में दे करके इन चीजों को हम एक तरह से पनपा रहे होते हैं, और हम ये देख भी रहे हैं। दिल्ली की आप पार्टी की सरकार इन राजनीतिक लोक लुभावनवादों की फाइनेंसिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शराब के लाइसेंस बांट रही है, और उसने ये लक्ष्य रखा है कि एक साल में केवल वो आबकारी के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करेगी, और उसके जरिए फिर लोगों को ये मुफ्त में बिजली, पानी और बस की यात्राएं दी जाएंगी, वोट लिए जाएंगे, लेकिन जनता का अस्थायी रूप से कबाड़ा निकाला जाएगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः मैं रूबरू होऊंगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।